हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। देखिए, कलाम प्री रीड एग्जाम 2025 ये 16 फरवरी यानी आज की डेट को करवाया गया है। इसमें रीड लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों के ये एग्जाम करवाए गए थे। इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन बने हैं वो हम देखेंगे रिलेटिव से। देखिएगा, जैसे सीडीपी है, सीडीपी का मतलब होता है आपकी साइकोलॉजी। इसके 30 क्वेश्चन सभी में कॉमन है, चाहे आप है 1 to 5 वाले हों या 6 to 8 वाले, यानी प्राइमरी या अपर प्राइमरी। ठीक है, अगर आपने लैंग्वेज के रूप में अगर हिंदी ली है या सेकंड लैंग्वेज के रूप में चाहे इंग्लिश ले रखी हो या आपने संस्कृत ले रखी हो या अन्य कोई भाषा ले रखी हो, तो भी ये क्वेश्चन आपके कॉमन होते हैं, यानी ये 90 क्वेश्चन तो कॉमन होते हैं। इनके अलावा जैसे साइंस मैथ के हैं तो उनके लिए 60 क्वेश्चन अलग हो जाएंगे। अगर आप एसएसटी से हैं तो उनके 60 क्वेश्चन अलग हो जाएंगे। अगर आप 11 से हैं तो इसमें देखिएगा ईवीएस के 30 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन मैथ के, इस प्रकार ये डिवाइड होते हैं। ओवरऑल जो मैंने पेपर में क्वेश्चन देखे हैं ये बहुत ही आसान पूछ लें, इतना आसान भी नहीं आता है। पात्रता का जो भी एग्जाम होगा आपका 27 फरवरी को, आप आए हुए क्वेश्चनों को देख लीजिएगा, जिनमें से आपके 24-25 अगर आसान लगेंगे तो 4-5 ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपने थ्योरी तो अच्छी प्रकार से पढ़ी होगी लेकिन क्वेश्चन बन नहीं पाते हैं। तो ठीक है, तो इन्होंने टफ नहीं बनाया क्वेश्चन। एक सेकंड फ्राइड का मुझे लगा था टफ सा, बाकी तो सभी आसान क्वेश्चन थे। हम देख लेते हैं इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन बने हैं। रीड लेवल फर्स्ट हो या सेकंड हो, ये कॉमन क्वेश्चन तो सभी देख सकते हैं। ठीक है, और जैसा कि देख पा रहे होंगे, जो पहला क्वेश्चन है इस प्रकार है कि प्याजे के संदर्भ में पूर्व सक्रियात्मक चरण क्या है। पूर्व सक्रियात्मक चरण का मतलब समझ रहे हो, इसे बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसकी उम्र होती है 2 से 7 वर्ष और ये दूसरे नंबर की यानी सेकंड स्टेज होती है। पहली होती है सेंसरी मोटर, दूसरी होती है पूर्व सक्रियात्मक। ये चीज़ तो जानते होंगे। अब इसके अंडर में विशेषता क्या क्या आती है वो देखते चलिएगा। संज्ञानात्मक विकास का दूसरा प्रमुख चरण होता है, यानी दूसरा प्रमुख का मतलब ये सेकंड स्टेज होती है। कौन सी? प्री ऑपरेशन। ये बात तो सही है। सेकंड देखिए, इस अवस्था में बच्चे प्रतीकात्मक विचारों के उपयोग में अधिक परिष्कृत हो जाती है लेकिन तर्क का उपयोग करने में सक्षम नहीं होती। ये बात सही है, क्योंकि अगर तर्क करने लग गए ना तो फिर वो मूर्त में चला जाएगा। तो इस वजह से अगर तर्क नहीं कर पा रहा तो निश्चित तौर से वो किसमें? पूर्व सक्रियात्मक अवस्था की विशेषता होगी। ये प्रतीकात्मक होती है ना, सिंबॉलिक थॉट, तो ये भी पाई जाती है प्री ऑपरेशन में स्टेज में। देखिएगा, इसका एक एग्जाम्पल बनता है प्री ऑपरेशन को लेकर। क्या बनता है मैं आपको बता दूं। जैसे कि हम पढ़ते थे तब एक एग्जाम्पल पढ़ते थे कि प्रतीकों व प्रतिमाओं के माध्यम से समझना, ये प्री ऑपरेशन में आता है। जैसे कि इसे एक विमी तर्क भी बोल सकते हैं। किसको? प्रतीकात्मक विचार को। या साड़ी वाली औरत का फोटो दिखाने पर सभी को अपनी माँ समझ लेना, ये किसकी विशेषता होती है? ये प्रतीकात्मक थॉट होता है ना, ये हम उसी के संदर्भ में पढ़ते हैं। तो ओवरऑल ये दोनों ही विशेषता आपकी पूर्व सक्रियात्मक अवस्था जिसे प्री ऑपरेशन कह रहे हैं उसी से संबंधित थी। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, ये पूछा है कि 3 वर्ष की आयु तक बालक निम्नलिखित में से किस गुण में महारत हासिल कर लेता है। ओवरऑल अगर आप सभी ऑप्शन को देखें तो हम कहीं बैठना, चलना और पर्याप्त हाथों आंख में समन्वय कर लेता है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी देखिए, ग्रॉस और फाइन मोटर है, ये अलग अलग उम्र दे रखी है। जैसे 3 माह में किन चीज़ों की क्रियाओं को कर सकता है, 4 माह में किस प्रकार, 6 माह में किस प्रकार, तो वो ये हो ही नहीं सकती। ग्रॉस मोटर वैसे कहते हैं जैसे हमारे शरीर से की सभी मसल्स काम करें, जैसे कि तैरने में, दौड़ने में, सीढ़ियों चढ़ने में, तो इस प्रकार की विशेषताएं हम पढ़ते हैं, ये बोलते हैं ग्रॉस मोटर। एक होती है फाइन मोटर। फाइन मोटर होती है जैसे कि सुई में धागा पिरोना, तो हमारी उंगलियां और आंखें काम करेंगी। जैसे कि लेस बांधना जूते के, तो निश्चित तौर से वो आपकी फाइन मोटर में आती है। और भी अन्य क्रियाएं हो जाएंगी, लेकिन ये विशेषता से कोई मतलब नहीं है हमें। किसे? 3 वर्ष की आयु तक इसमें तो महारत हासिल कर लेता है, इस प्रकार की पूछा है इस वजह से। ठीक है, जैसे शब्दावली और वाक्य बोलना, देखिएगा ये डिपेंडेबल करता है कि इस संदर्भ में तो पूछा नहीं है कि शब्दावली वाक्य, ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि देखिएगा, अगर 8 माह का बच्चा होगा ना तो वो पहला शब्द बोलने लग जाता है फिर। ठीक है, अगर मान लीजिएगा वो मान लेते हैं 1.5 साल का हो जाएगा यानी 18 माह का, तो वो कितने शब्द बोलने लग जाएगा? लगभग में सीख जाता है 50 शब्द। उसी प्रकार है, जैसे मान लीजिए 2 साल का बच्चा हो गया, 2 साल या आप 24 माह बोल सकते हैं, तो ये समथिंग 100 शब्द सीख जाता है। इसी प्रकार 30 माह का करीबन मान लेते हैं 500 शब्द सीख जाता है। और इस प्रकार 3 साल का यानी 36 महीने का बच्चा है और कितने शब्द बोलने लग जाएगा? 1000। तो ये अलग चीज़ है, ये वाली चीज़ें ऑलरेडी विकास हो चुकी होती है, तो ऐसे इसे इंक्लूड नहीं करेंगे। 3 साल की आयु तक के बालक में महारत हासिल नहीं होती है इन प्रकार के शब्दों में। ठीक है, ये शब्द बोलना अलग चीज़ है और शब्दावली अलग चीज़ हो। तो ये वाक्य यहाँ पे दे रहा ना, वाक्य बोलना, तो ये अलग सेंटेंस हो जाएगा। ये चीज़ इसमें अभी विकसित नहीं होगी। देखिएगा, ये करें जीवन कार्य और व्यक्तित्व और रिश्ते, ये भी नहीं होगा। इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता। 3 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है उसे इतनी समझ नहीं होती इन चीज़ों को। लेकिन ये जरूर है कि बैठना, चलना, पर्याप्त हाथों आंख में समन्वय करने लग जाता है। ये विशेषता बिल्कुल एक्यूरेट होगी इसकी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एरिक्सन के मनुसामाजिक विकास सिद्धांत में स्वायत्तता बनाम लज्जा में मूल गुण रूप है। देखिएगा, एरिक्सन
ने मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था। पहली बात ये फ्राइड का शिष्य रहा था, क्योंकि देखिएगा इसके सिद्धांत में मनो लग रही है, यहाँ पे देखिएगा साइको, और जबकि साइको की शब्द की बात करें ना, वो फ्राइड के सिद्धांत में चलती है। जैसे साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी यानी मनोलैंगिक विकास सिद्धांत किसने दिया था? फ्राइड ने। तो साइको शब्द वहीं से चुराया इन्होंने, तो इस वजह से ये शिष्य रहा था किसका? फ्राइड का। इन्होंने क्या किया था? मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था। इसमें 8 अवस्थाएं बताई थी, जिनमें से ये पूछी है वो 2 नंबर की अवस्था है, जिसे बोलते हैं स्वायत्त बनाम लज्जा। इसे इंग्लिश में कहते हैं ऑटोनॉमी वर्सेस सेम। एक्चुअल में क्या है कि इन्होंने ये नहीं पूछी है कि ये कौन से नंबर की है, क्योंकि मैंने बता दिया ये 2 नंबर की है। लेकिन इसमें क्या होती है कि गतिविधि पूछी जाती है कि बताइएगा ये इसकी उम्र है। अब ये भी बता दूं, इसमें उम्र होती है बच्चे के 2 से 3 साल। अब इसकी गतिविधि बताइए, बच्चा करता क्या है इसमें? तो इसमें गतिविधि होती है इसकी, एक तो विल पावर होती है इसमें, अरे ये गलत लिख दिया, विल पावर यानी जो इच्छा शक्ति है ये पाई जाती है। एक इसमें होती है टॉयलेट ट्रेनिंग, ये विशेषता होती है, यानी गतिविधि होती है बच्चे की, ये चीज़ें करता है बच्चा। हमें यही पूछिए क्या? विल पावर। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा, जिसे इच्छा शक्ति कहते हैं। शानदार क्वेश्चन था। मैं और बताऊं शानदार क्या चीज़ होती है, ये तो चलो इन्होंने यहाँ पूछी है। ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन बने वो 145 को लेकर बने हैं। 145 क्या चीज़ होती है? जो मनोसामाजिक सिद्धांत है ना, इसमें 8 स्टेज हैं, जिसमें से पहले नंबर की है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, जो शैशवावस्था से संबंधित होती है। 4 नंबर की अवस्था होती है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरिटी, जो होती है बाल्यावस्था से संबंधित। ये सर्वाधिक क्वेश्चन बना है। एक बना है 5 नंबर की अवस्था को लेकर, जिसे बोलते हैं आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, यानी इसकी हिंदी क्या होगी? आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, यानी पहचान बना भूमिका भ्रांति। ये किशोरावस्था से संबंधित होती है, इस वजह से पूछी जाती है। ये 3 स्टेज है। हालांकि इन्होंने 2 नंबर की स्टेज पूछी है, मैंने वो सभी चीज़ें बताई हैं। कैसे कि देखिएगा, ये किसने सिद्धांत दिया था? एरिक्सन ने, ठीक है। ये फ्राइड का जिससे रहा था, इसने 8 अवस्थाएं बताई थी, जिनमें से 2 नंबर की अवस्था होती है स्वायत्त बनाम लज्जा, ठीक है। ये 2 नंबर की स्टेज होती है, इसकी उम्र होती है 2 से 3 साल। इसमें जो गतिविधि पूछी है ये है ना मूल गुण रूप, तो इसे गतिविधि बोलेंगे। बच्चा 2 साल में क्या करता है? 2 से 3 साल में एक तो विल पावर होती है, इच्छा शक्ति उसकी, एक होती है टॉयलेट ट्रेनिंग। तो जो हमें विल पावर दे रखा था ऑप्शन में, यानी जिसे इच्छा शक्ति कहते हैं, इस प्रकार आंसर निकाला था। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें कह रहा है कि देखिएगा, अगर आपने मेरे वीडियो देखे होंगे इस प्रकार के क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है, आपने थ्योरी पढ़ी हो उस आधार पर भी कर सकते हैं। देखिएगा, इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? देखिएगा, व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत होता है, जिसे इंडिविजुअल डिफरेंस बोलते हैं, ये बात तो सही है। एकीकरण का होता है, ये भी सही है। विकास सामान्य से विशिष्ट होता है, ये भी सही है। तो फिर गलत हो जाएगा 1 नंबर। ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं, जो आपको जानकारी है उसे टिक कर लीजिएगा, ये सही है, और बाकी जो गलत पूछा है वो हो जाएगा राइट आंसर। जैसे विकास है कभी एक विधि का पालन नहीं करता है, ऐसी बात नहीं, पैटर्न समान होता है सभी को, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 गलत है, बाकी सभी सही थे। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहे हैं थॉर्नडाइक के अनुसार बच्चों को अधिगम के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए, यह नियम किससे संबंधित है? बड़ा गजब का ही क्वेश्चन है। देखिए इन्होंने कैसे पूछा है, इसे होगा तत्परता का नियम। तत्परता के नियम को 2 भागों में बांटा है, रुचि और अरुचि के नियम में, ठीक है। समझिए कैसे पूछा है। घोड़ी को तालाब तक तो ले जाया जा सकता है, लेकिन उसे पानी पीने के लिए बात नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है उसे मजबूर नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन बनाया इन्होंने, गजब का ही बनाया है। थॉर्नडाइक के मुख्य नियम है जैसे प्रभाव का, अभ्यास का, तत्परता का, लेकिन हमें पूछा है तत्परता का नियम। इसमें क्या होता है एक्चुअल में, अगर बच्चे को इंटरेस्ट है तब तो वो सीखेगा, अगर उसे इंटरेस्ट नहीं है तो नहीं सीखेगा। सिंपल सा लॉजिक ये होता है। लेकिन क्वेश्चन बनता है किसे लेकर? घोड़ी को लेकर। घोड़ी को तालाब तक तो ले जाया जा सकता है, लेकिन पानी पीने के लिए बात नहीं किया जा सकता। यानी जो घोड़ा है उसे प्यास लगेगी तो निश्चित तौर से पिएगा पानी, अगर उसे प्यास ही नहीं तो उसे जबरदस्ती करने से क्या फायदा हो रहा है। कुछ इसी प्रकार का ये क्वेश्चन बना था। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन, अधिगम की प्रक्रिया को माना जा सकता है। देखिएगा, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, जब भी परमानेंट चीज हो ना, परिवर्तन की बात करें, हमेशा ही वो अधिगम होगा, वो भी व्यवहार में, ठीक है। ये डेफिनेशन विभिन्न मनोवैज्ञानिक ने दिए, तो उन्हीं के ये स्टेटमेंट बनाए गए हैं। बाकी 2 नंबर, व्यक्तित्व में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होते हैं, ये भी बात सही है। जीवन की मांगों को पूरा करने के लिए आवश्यक आदतें, ज्ञान तथा अभिवृत्ति का अर्जन है, ये भी किसी की डेफिनेशन है। तो ये डायरेक्टली ये तीनों कथन सही है किसके बारे में? अधिगम की प्रक्रिया के बारे में। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, जो क्वेश्चन नंबर 7 होगा वो किस प्रकार पूछा है वो भी देख लेते हैं। देखिएगा, ये पूछा है 7 नंबर क्वेश्चन कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की समस्या समाधान पद्धति में शिक्षक की भूमिका नहीं है। यानी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है ना, मेथड बोल लीजिएगा या टीचिंग मेथड, तो उसमें टीचर की या जो अध्यापक है उसका रोल क्या नहीं है। देखिएगा, अगर सभी ऑप्शनों को देखें, जैसे कक्षा में भय युक्त, देखिएगा यहीं पे नेगेटिव हो गया। भय मुक्त वातावरण बनाना चाहिए, भय युक्त थोड़ी बनाना चाहिए।
तो इस वजह से यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी समस्या का विश्लेषण करने में छात्र की मदद करना, खोज की भावना विकसित करने में छात्रों की मदद करना, छात्रों को परिकल्पना तैयार करने हेतु प्रोत्साहित करना, ये तीनों पॉजिटिव पॉइंट थे, ये नेगेटिव हो जाएगा। इस वजह से आंसर हुआ, हमें यही पूछा था कौन सा नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा है कि बांडुरा ने यह जांचने के लिए प्रयोग किया कि क्या सामाजिक व्यवहार प्राप्त किया जा सकता है या नहीं। उन्होंने प्रयोग किए थे। उन्होंने देखिएगा पहली बात तो ये कि उन्होंने बोबो गुड़ियों पर प्रयोग किए थे या इन्हें जोकर कह देते हैं, और है क्या नाम दे सकते हैं, एक अपने बेटे जिसे अल्बर्ट बोलते हैं उस पर प्रयोग कर डाले इन्होंने, तभी तो हम कहते हैं अल्बर्ट बांडुरा, यानी बांडुरा तो जो मुख्य आदमी था, यानी कह सकते हैं बांडुरा का ही पुत्र था ये अल्बर्ट, इसी पर प्रयोग कर डाले, जोकरों पर प्रयोग कर डाले, बोबो गुड़ियों पर भी प्रयोग कर डाले। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। बाकी बिल्ली की बात करें, जब बिल्ली आ जाए तो थोंडाइक पे जाइएगा, ठीक है, इस पर प्रयोग हुई। कुत्ते की बात करें तो इसकी पैरोटिड ग्लैंड्स पर प्रयोग करने वाले थे पावलर, ठीक है, यानी पाचन ग्रंथि पर। चिंपांजी की जब भी बात आ जाए, सुल्तान आ जाए, तो कॉलर कोपा मैक्स वर्दी में जिन्होंने गेस्ट उलवा दिया था, कोहलर कोपा मैक्स उपाधि में ये आते हैं। चिंपांजी बोलिएगा या इसे ही सुल्तान बोलिएगा, सुल्तान और चिंपांजी एक ही बात है, क्योंकि सुल्तान के नाम से भी पूछा और चिंपांजी के नाम से भी, तो ऐसे ध्यान रखना, ठीक है। और क्या है, एक वानर के नाम से और पूछा है कि वन मानुष पर किसने प्रयोग किए थे, ऐसे आता है, तो ऐसे भी ध्यान रखना, वन मानुष पर प्रयोग करने वाले थे वो ये कॉलर कोपा मैक्स वर्दी में। नेक्स्ट देखिएगा, हमने देख लिया इसका आंसर बोबो गुड़िया हो जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, देखिएगा आपको प्रेक्षण शब्द दे दे या अनुकरण शब्द दे दे, ठीक है, अनुकरण और कौन सा शब्द दे दे, प्रेक्षण, अनुकरण, अवलोकन, ठीक है, ये सभी ऑब्जर्वेशन की पर्यायवाची हैं। तो ये सभी है ना आपके बांडुरा से संबंधित होते हैं, क्योंकि उन्होंने ही सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था, उसी में इन चीज़ों की बात की जाती है। एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर ये चीज़ मालूम हो कि 2021 की जो परीक्षा हुई थी उसमें पूछा था कि ये पूछा था बांडुरा के सीखने के 4 स्टेप कौन से होते हैं। तो देखिए इंग्लिश में याद रखिएगा, एक होता है अटेंशन पहले नंबर पर, दूसरे पे होता है रिटेंशन, ठीक है, तीसरे नंबर पर होता है रिप्रोडक्शन, 4 नंबर पर होता है मोटिवेशन। ये 4 स्टेप और होते हैं सीखने के, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन है, ये पूछा है कि देखिए हार्वर्ड गार्डन के अनुसार किस प्रकार की बुद्धि व्यक्ति को स्थानिक जानकारी बदलने और उपयोग करने की कल्पना का संभव बनाती है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। जब भी आपसे ये कहे स्थानिक, तो आप तो स्पाइशियल पर चले जाइए। स्पाइशियल का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर भी दे रखा है, स्थानिक का मतलब स्पाइशियल, ये दृश्य स्थानिक होता है। अगर आपने हार्वर्ड गार्डन का बहुबुद्धि सिद्धांत पढ़ा है, उन्होंने बताया था व्यक्ति के जो मस्तिष्क होता है उसमें विभिन्न प्रकार के फ्रेम होते हैं, फ्रेम को बोलिए आयाम या प्रकार बोल दीजिएगा, वो एक ही बात है, ठीक है। जिन्होंने पहले 7 प्रकार बताए, फिर 2 और जोड़ के इसे कर दिया था 9 प्रकार, और 9 प्रकार की ट्रिक होती है LML इज मैन, ये सभी 9 प्रकार हो गए, जिसमें से हमें पूछा था ये एस वाला, इसी बोलते हैं स्पाइशियल। स्पाइशियल बुद्धि उनमें पाई जाती है जैसे पायलट हो गए और जो भी गाड़ी चलाते हैं उनसे भी संबंधित हो जाएगा, यानी उन्हें स्थान पर्टिकुलर दिशा की जानकारी होती है, उनके लिए शब्द यूज किया जाता है, कौन सा, स्थानिक, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। और बाकी ये वाले इन्हीं के प्रकार हैं, पर लेकिन हमें क्वेश्चन पूछा है उस आधार पर हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 पर, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, और इनका सिद्धांत कौन सा था, हार्वर्ड गार्डन का बहुबुद्धि सिद्धांत, जिसे मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है। तो देखिएगा अगर ओवरऑल सभी ऑप्शनों को पढ़ेंगे ना, उससे आशा नहीं होगी। जैसे व्यक्तित्व स्वचेतना होती है, ये बात सही है। व्यक्तित्व केवल आनुवंशिकता का गुण है, ये गलत है। आनुवंशिकता के साथ साथ वातावरण भी गुण माना जाएगा, ठीक है। पर्टिकुलर ये नहीं कह सकते कि आनुवंशिकता के कारण ही व्यक्तित्व का विकास होता है, ऐसा नहीं कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। हमें यही पूछा था कौन सी विशेषता नहीं है। बाकी व्यक्तित्व हमेशा कुछ निश्चित लक्ष्यों के लिए प्रयत्नशील होता है, ये बात सही है। व्यक्तित्व लगातार पर्यावरण में खुद को समायोजित करता है, ये भी बात सही, गलत हो जाएगी 2 नंबर ऑप्शन। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 है, एक बच्चा एंड को 10 और स्टार्ट को स्टार्टेड में अंतर नहीं कर पाता है, तो ये स्थिति क्या है। देखिएगा इसे बोलेंगे वो मतलब पढ़ने में डिसेबिलिटी है, उसे डिसलेक्सिया कहेंगे, क्योंकि ये डिस्कैलकुलिया तो आपकी गणित से संबंधित होती है, डिस्क्राफिया लेखन संबंधित होती है, लेकिन ये तो अंट को 10 पढ़ रहा है, स्टार्ट को स्टार्टेड पढ़ रहा है, इनमें अंतर ही नहीं कर पा रहा है, निश्चित तौर से वो डिसलेक्सिया हो जाएगा, उसमें डिसेबिलिटी यानी पढ़ने संबंधित डिसेबिलिटी पाई जाती है, उसे डिसलेक्सिया कहते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी है। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो हम ये कहेंगे इनमें से हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। सामान्यतः अपने शिक्षक को पसंद नहीं करते, कौन प्रतिभाशाली बालक।
क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, प्रतिभाशाली बालक वो होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर होती है, यानी इनमें गजब की ही इनकी कह सकते हैं थिंकिंग होती है कि ये हर चीज़ को एक बार देखेंगे और सीधा सीधा कॉपी कर देते हैं दिमाग में, ठीक है। यानी ये टीचर से भी होशियार बन जाते हैं, ऐसा समझिए। क्योंकि टीचर तो पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट का टीचर होता है, इन्हें तो अब मान लीजिए 10th में पढ़ रहा है या 12th में पढ़ रहा है, होती कितनी सब्जेक्ट हैं, आप 12th में जाएंगे तो 5 सब्जेक्ट रह जाती हैं, 10th में पढ़ेंगे तो 6 सब्जेक्ट होती है, तो उन्हें सभी सब्जेक्टों की नॉलेज होती है, अच्छी नॉलेज होती है। तो ओवरऑल हम यही विशेषता निकालेंगे, इन चारों को पढ़ेंगे कि वो अपने शिक्षक को पसंद नहीं करते हैं। हालांकि आप 4 नंबर ऑप्शन पर जा रहे होंगे, तो देखिएगा समाज के लिए महत्वपूर्ण मानव व्यवहार के किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है, ये कोई लॉजिक नहीं है, समझ रहे हो। प्रतिभाशाली बालक की प्रतिभाशाली है, निश्चित तौर से उसके माइंड बहुत तेज काम करेगा। बाकी ये बिना किसी की सहायता के अपने सामर्थ्य को पूर्ण विकास कर लेता है, ये भी लॉजिक गलत हो जाएगा, क्योंकि बिना टीचर के कोई भी चीज़ नहीं होती है पूरी। बाकी सामान्य शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं, ऐसा तो कहना गलत ही है, इससे कोई लॉजिक नहीं निकलेगा तो इससे ही निकल सकता है 2 नंबर ऑप्शन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 13वां। देखिएगा सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान कीजिएगा। ये कितनी बार करा दिया है, तरल और ठोस बुद्धि, ये वही तो क्रिस्टलाइट यानी ठोस बुद्धि की बात कर रहे हैं। तो जब भी तरल ठोस की बात आएगी तो हम किसके पास जाएंगे, केटल के पास, तो ऑप्शन नंबर 4 से मिल जाएगा। लीवर फर्स्ट और सेकंड की बुद्धि की बात करते हैं जेनसन। बाकी विशिष्ट योग्यता का बात देखिएगा, एक्चुअली क्या कहते हैं कि आप आसानी से पहचान सकते थे। स्पीयर में रहे हैं, स्पीयर मैंने जी कारक दिया था, एक एस कारक, जी को बोलते हैं जनरल फैक्टर, एच को बोलते हैं स्पेसिफिक फैक्टर, तो ये विशिष्ट योग्यता उसी से संबंधित हो जाएंगी। बाकी बुद्धि लब्धि आईक्यू की शुरुआत तो की थी विलियम स्टर्न ने। शुरुआत का मतलब ये है कि उन्होंने IQ बराबर MA/C दिया था, ठीक है, ये केवल फॉर्मूला दिया था और ऑप्शन इसी प्रकार का बना है, तो इस वजह से। हालांकि IQ की शुरुआत करने वाले तो साइमन और बिने थे, जिसे बिने साइमन बोलते हैं, इसने शुरुआत की थी कि IQ शब्द की, बिने और साइमन ने। कि बुद्धि लब्धि की शुरुआत किसने की थी, सूत्र की इन्होंने की थी, लेकिन ये सूत्र किसने दिया था, विलियम स्टर्न ने। पर ये सूत्र किसने दिया था, ये भी पूछा जाता है। तो ये 100 लगा के दिया था टर्मर ने, कब, 1916 में। ये क्वेश्चन सभी पूछे हुए हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है, ये भी पूछे हैं। तो फिर देख लीजिएगा हमने मिलाया क्या मिलाया, पहले का चौथा मिलाया है, दूसरे का पहला मिलाया है, और तीसरे का कौन सा मिलाया है, दूसरा मिलाया है, और आपके चौथे का तीसरा मिलाया है। तो 41-23 किसमें दिखाई देना, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें पूछा है व्यय के अधिगम की सर्वोत्तम व्याख्या किससे की जा सकती है। देखिए व्यय के अधिगम की व्याख्या तो आप क्लासिकल कंडीशन थ्योरी से कर सकते हैं, पाउडर वाली से। इसमें अनुबंध बिठा के कर सकते हैं, जैसे कि बिजली की कड़कड़ाहट जैसी होती थी, बच्चा डरने लग जाता, इस प्रकार का आपने थ्योरी पढ़ी होगी। या कोई अन्य चीज़ों की आवाज़ आती, उससे डर जाता, तो उससे अनुबंध हो जाता था। जैसे जब जब बिजली की कड़कड़ाहट होगी तो निश्चित तौर से बच्चा रोने लग जाते हैं, डरने लग जाते हैं। तो ये क्या है, उसके साथ अनुबंध होगा। जब जब उसकी बिजली चमकेगी और वो कड़कड़ाहट की आवाज़ आएगी, निश्चित तौर से बच्चा डर पेगा। इस प्रकार के बहुत सारे आपने क्वेश्चन किए होंगे, तो ये कहीं ना कहीं उसी से संबंधित है। बाकी अव्यक्त अधिगम की बात की जाए तो ये तो टॉलमैन से संबंधित है, जिन्होंने चूहे पर प्रयोग किए थे, जिसे साइन थ्योरी भी बोलते थे, इसे लेटेंट अधिगम को। प्रेक्षणीय अधिगम का मतलब हो जाएगा ऑब्जर्वेशन लर्निंग, ये आपकी अल्बर्ट बांडुरा से संबंधित हो जाएगी, ठीक है, बांडुरा। बाकी क्रिया प्रसूत अनुबंधन है, ये कहीं ना कहीं ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी है, ये स्किनर से संबंधित हो जाएगी, ठीक है, समझे होंगे। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 15 का है, वो इस प्रकार पूछा है। फ्राइड के अनुसार पराहम का विकास निम्नलिखित का परिणाम है, यानी किसका परिणाम है ये, सुपर ईगो। पराहम का मतलब सुपर ईगो। देखिएगा, सिग्मंड फ्राइड ने मनोलैंगिक विकास सिद्धांत दिया था, जिसमें 5 स्टेजें बताई थी। अब मैंने तो इसी प्रकार याद कर रखी हैं, OLPG, ठीक है, ये 5 अवस्थाएं हो गई। देखिए, एक तो होती है ओरल, जिसे मुख्य अवस्था, एक होती है एनाल, तीसरी होती है फैलिक स्टेज, ये है ना P, इसका मतलब होता है फैलिक स्टेज, इसे लैंगिक अवस्था कहते हैं। इसमें 2 विशेषताएं पड़ते हैं, कौन कौन सी, एक तो होती है ओडिपस ग्लैंड्स, दूसरी होती है इलेक्ट्रा। तो देखिएगा, हम ये कह रहे थे पराहम विकास निम्नलिखित में किसका परिणाम है, तो ओडिपस इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का समाधान होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। वैसे ओडिपस का मतलब होता है, देखो ओ यानी इसमें बॉय जैसी ध्वनि आ रही है, तो इसका मतलब होता है बॉय का अट्रैक्शन है अपनी मदर की ओर होता है। इलेक्ट्रा लिख रहा है ईना, इसका मतलब होता है गर्ल, और गर्ल का अट्रैक्शन होता है अपने फादर की ओर। ये विशेषता हम पढ़ते हैं ओडिपस और इलेक्ट्रा ग्लैंड्स को लेकर, किसमें, पहले के स्टेज में, जो 3 नंबर की अवस्था होती है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। बाकी तो कोई संबंध नहीं है, ठीक है, तो 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अभिप्रेरणा सीखने का सुपर मार्ग है, या इसे नेशनल हाईवे कह देते हैं, ये सभी है स्किनर की परिभाषा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा,
क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17वां है कि निम्नलिखित में से असत्य युग्म पहचानिएगा। जैसे कि पहला ऑप्शन है साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर, ये स्किनर ने लिखी थी, वो ये बात सही है। प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर ये क्लार्क हल्स से संबंधित है। द मेंटलिटी ऑफ एप्स ये कॉलर से संबंधित है। लेकिन द कंडीशन ऑफ लर्निंग ये थॉर्नडाइक से संबंधित नहीं है। तो फिर किससे संबंधित है? ये आपके रॉबर्ट केनी से संबंधित है, जिन्होंने सीखने की पदानुक्रमी दी थी। उस पदानुक्रमी में आपको ध्यान होगा कितने स्टेप बताए थे? 8 स्टेप, जिनको मैं बार बार बताता रहता हूँ। SSC वर्सेस DCRP। निम्नतम होता है संकेत द्वारा सीखना, उच्चतम होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग के द्वारा सीखना। तो इस प्रकार सही नहीं होगा, वो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये थॉर्नडाइक से संबंधित नहीं है। किससे संबंधित है? दी कंडीशन ऑफ लर्निंग, रॉबर्ट केनी से। तो इस वजह से नेक्स्ट देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन है व्यक्तित्व मापन से संबंधित असत्य कथन बताइएगा। जैसे विषय आत्मबोध परीक्षण ये मॉर्गन एवं मुर्रे ने दिया था, जिसे शॉर्ट में कहते हैं इसे विषय आत्मबोध को TAT यानी थेमेटिक एप्रीसिएशन टेस्ट TAT बोलते हैं। TAT मॉर्गन एवं मुर्रे ने दिया था, 1935 में दिया था। इसमें 30+1 कार्ड हुआ करते थे। प्रयोग के लिए 19+1 कार्ड दिया करते थे और इसमें व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। ये सभी चीज़ें इसी से संबंधित। सेकंड नंबर ऑप्शन है बालक आत्मबोध परीक्षण, ये गार्डन से संबंधित नहीं है, जिसे CAT बोलते हैं, चाइल्ड एप्रीसिएशन टेस्ट। ये आपकी किसने दिया था? ये संबंधित हो जाएगा, लियोपोल्ड बेलक ने दिया था। किसने? लियोपोल्ड बेलक ने दिया था। और इसमें शायद ऐसे भी पढ़ते हैं कि जो आपके मनुष्य के स्थान पर जानवरों के प्रयोग किए गए थे, काटों के, इस प्रकार का भी हम पढ़ते हैं। तो ये उसी से संबंधित है, CAT। बाकी ये वाक्य पूर्ति परीक्षण पानी में टेंडल ने, ये बात तो सही है। MPPI ये हैथवे और मैकलिन ने दिया था, ये भी बात सही है। जो गलत हो जाएगी ये वाली, क्योंकि ये आपके गार्डन से संबंधित नहीं है। तो फिर किससे संबंधित है? ये आपके लियोपोल्ड बेलक से संबंधित है, इस वजह से ये गलत हुआ है। ठीक है, बाकी देखिए एक क्वेश्चन और बना सकता था इसमें कंफ्यूजन करके। इसमें जो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ये सभी प्रक्षेपी विधि है। ठीक है, और जो MPPI है ये अप्रक्षेपी में चली जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार भी ये क्वेश्चन बन सकता था, लेकिन इसका 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है 19 नंबर क्वेश्चन। मैं प्रतिदिन तैरने जाता हूँ, मुझे ये अत्यधिक पसंद है, मैं इसीलिए अपने अध्ययन के व्यस्त समय में से भी समय निकालता हूँ। ये उदाहरण किसका हुआ? यानी ये मुझे अत्यधिक पसंद है, इसका मतलब वो इंटरनली मोटिवेट है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, इसे समझ सकते थे अपने आप से। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए ये कह रहा है सही सुमेलित युग्म बताइएगा। जैसे अनुभाविक अधिगम है, ये डेविड कॉल्बे ने दिया था, ये बात सही है। इसे बोलते हैं इंग्लिश में कहेंगे तो कॉन्सेप्ट मैपिंग, ये जोसेफ टी नोवाक ने दिया था। ये SST के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन बना है 2022 की परीक्षा में, पात्रता में। ठीक है, तो यह कह सकते हैं लेवल 2 में पूछा हुआ है, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये बात तो सही है। ठीक है, इसके साथ ही अब 5E मॉडल रॉजर वाइमी ने दिया था, ये भी बात सही है। यानी ये तीनों ही सही है। ये 5E मॉडल वाइमी ने ये दिया था, जैसे पहली यानी 5E, 1E 2E 3E 4E और ये 5E सही है। पहली E का मतलब एंगेज होता है, दूसरी का मतलब होता है, मैं बता देता हूँ, एला, रुको 1 सेकंड रुकिएगा, एला की गलत स्पेलिंग, एलाबोरेशन बोलते हैं। ठीक है, एलाबोरेशन। और तीसरी होती है एक्सप्लेन। ठीक है, एक होती है इवोल्यूशन, EVALUTION, इवोल्यूशन मतलब मूल्यांकन। एक ई बच रही है, वो कौन सी है? वो हो जाएगी एक्सप्लेन। एक्सप्लेन तो हो गई यहाँ पे, तो फिर हो जाएगी एक्सप्लोर, ये वाली। देखिएगा ये रॉजर वाइमी का है ना, ये मॉडल, ये बहुत बार पूछा गया है। इसमें 5E मॉडल दिया गया है ना, तो ये 5 ये है, जैसे एंगेज, एलाबोरेट, एक्सप्लेन, एक्सप्लोर और इवोल्यूशन। ये 5E का मतलब ये होता है। नेक्स्ट देखिएगा, तो फिर हमें इसमें सही बतानी थी ना, तो ABC 4 नंबर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, 21 नंबर, एक वृद्ध व्यक्ति एक बच्चे की तरह व्यवहार करता है, ये उदाहरण होगा। ये प्रतिगमन का होगा, यानी जिसे रिग्रेशन बोलते हैं। यानी आपने पुराने दिनों में लौटना है। जैसे मान लीजिए कोई पेरेंट्स है, यानी कोई फादर है, वो बच्चे के साथ घोड़े बनकर खेल रहा है, तो निश्चित तौर से वो उसी का एग्जाम्पल माना जाता है। ठीक है, यानी प्रतिगमन, यानी आप पुराने दिनों में वापस लौटे ना, ऐसे एग्जाम्पल होते हैं, वो मोस्टली प्रतिगमन में आती है। नेक्स्ट देखिएगा, एक सृजनशील बालक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं देखी जाती है? देखिएगा,
अब सारी डाइवर्जेंट थिंकिंग तो पाई जाती है, इनमें अति जिज्ञासु होते हैं, हर चीज़ को जानने वाले होते हैं, उच्च कल्पनाएं होती है, लेकिन परंपरागत विचार वाले नहीं होते हैं। ठीक है, ये परंपरागत विचार वाले सृजनशील बच्चों की विशेषता नहीं होती। जो स्टीरियोटाइप पढ़ते हैं ना, वो यही शब्द है, स्टीरियोटाइप। यानी इसका मतलब परंपरागत का मतलब ये है कि लेडीज हैं वो घर के काम करेंगे और जो पुरुष है वो घर से बाहर का काम करेंगे। कुछ इस प्रकार की हम परंपरागत विचारधाराएं पढ़ते हैं, तो ये गलत होती हैं और ये सृजनशील बालक से संबंधित नहीं होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है बुद्धि परीक्षणों के संदर्भ में सही नहीं है। देखिएगा, पहला है एलेक्जेंडर का पास एलम परीक्षण का निष्पादन परीक्षण था, ये बात सही है, यानी परफॉर्मेंस टेस्ट था, यानी ये अनपढ़े के लिए भी था। ठीक है, और संस्कृति मुक्त परीक्षण थे ये। ठीक है, ऐसे तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये निष्पादन होते हैं, परफॉर्मेंस टेस्ट होते हैं, तो अनपढ़े के लिए मोस्टली होते हैं ये। ठीक है, दूसरा है शाब्दिक परीक्षण व्यक्तिगत तथा सामूहिक दोनों प्रकार से हो सकते हैं, ये बात सही है। ठीक है, शाब्दिक का मतलब होता है वर्बल, निश्चित तौर से वर्बल होते हैं, या तो वो व्यक्तिक होंगे या सामूहिक, दोनों प्रकार से हो सकते हैं, ये बात तो सही है। और है देखिएगा, तीसरा है अशिक्षित व्यक्ति निष्पादन परीक्षण नहीं कर सकते। और एक चीज ध्यान रखना, निष्पादन परीक्षण अनपढ़ी के लिए होते हैं। अनपढ़ी मीन्स ये अनएजुकेटेड, जो पढ़े लिखे नहीं है उनके लिए होते हैं। ये कह रहेगा ये नहीं होते हैं, तो यही स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी अशाब्दिक परीक्षणों में बुद्धि का मापन चित्रों आकृतियों के थ्रू किया जाता है। अब सुनना, ये जो है ना अशिक्षित, एक कैटल का पढ़ा होगा संस्कृति मुक्त परीक्षण या अवाचिक संस्कृति मुक्त परीक्षण भी बोल देते हैं उसे ही। उसका मतलब होता है वो अनएजुकेटेड है, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो किसी भी संस्कृति में फॉलो कर लिए जाते हैं। जरूरी नहीं है भारत में करना, भारत के विदेश में भी किसी भी देश में जाके उन्हें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वो अनएजुकेटेड के लिए होता है। ठीक है, तो इस वजह से तो ये है ना 3 नंबर ऑप्शन, ये सही हो जाएगा। अशिक्षित व्यक्ति निष्पादन परीक्षण ये कह रहा है नहीं कर सकते, जबकि कर सकते हैं, तो इस वजह से गलत हुआ है ये। ठीक है, तो ओवरऑल समझे होंगे, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, नेक्स्ट है जो 24 नंबर के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निर्धारित किए गए लक्ष्यों का कौन सा कथन है वो, या कौन सा स्टेटमेंट गलत है, यानी असत्य एक तरह से। NEP 2020 से बना है। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो देखिए, पहला ऑप्शन है वर्ष 2030 तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण करना, तो ये बात तो सही है। सेकंड है वर्ष 2025 तक कक्षा 3 तक के प्रत्येक बालक को मूलभूत साक्षरता व संख्या ज्ञान प्राप्त करना, ये भी बात सही है। वर्ष 2025 तक प्री स्कूल के माध्यमिक स्तर तक 100% तक सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करना, तो ये वाला स्टेटमेंट कहीं ना कहीं गलत है। बाकी 4 नंबर देखिए, जहाँ सामाजिक आर्थिक रूप से अभावग्रस्त बालक अधिक हैं वहाँ पर छात्र शिक्षक का अनुपात होगा वो 25:1 से कम रखना चाहिए, तो ये भी बात सही है। तो गलत 3 नंबर इसलिए हो गई कि वर्ष 2025 नहीं होगी, तो ये 30 होगी। यानी 2030 तक प्री स्कूल के जो भी माध्यमिक स्तर तक 100% हमें सकल नामांकन अनुपात करना है। ठीक है, तो ये 25 नहीं होगा, यहाँ पे 30 होगा, तो 25 होने की वजह से ये क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है, हमें असत्य बताना था, तो असत्य हो जाएगा आपका 3 नंबर। समझ गए ना, ये 2025 दे रखा था ऑप्शन में, ये 2025 नहीं होगा, ये 30 था, तो यहाँ पर 25 करके पूछा है, इस वजह से गलत हुआ है। ठीक है, तो इसका फिर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा 25 है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सेकेंडरी स्टेज का पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र किस आयु वर्ग के बालकों के लिए अविकल्प किया गया है, तो ये किया गया है 14 से लेकर 18 वर्ष के बच्चों के लिए, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ये सेकेंडरी स्टेज का पूछा था, इस वजह से। ठीक है, ये कह रहा है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निजी व विशिष्ट श्रेणी के विद्यालयों में कितने प्रतिशत बच्चे पहली कक्षा में प्रविष्ट होने चाहिए, वो होने चाहिए 25%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। एक्चुअली में होता क्या है, ये होता है कि चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, 25% सीटें हैं वो आपके RT एक्ट के थ्रू रिजर्व रहती हैं। यानी इनको जो गरीब होते हैं, गरीब मीन्स ये कि जो जिनकी जीवन रेखा से नीचे की आय होती है, जो एक फिक्स कर रखी है गवर्नमेंट ने, तो उनके बच्चों के लिए फ्री में इतनी सीटें होती हैं। उन्हें सरकार जो भी चीज़ें प्रोवाइड करती है, चाहे वो ड्रेस हो या बुक हो, ये सभी चीज़ें फ्री में प्रोवाइड करती है, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं। ये आपकी 2021 और 22 दोनों में ही पूछा गया क्वेश्चन है।
तो वो हो जाएंगे प्रोफेसर यशपाल। एक चीज़ और ध्यान रखना, ये मैंने क्वेश्चन बताया ना, ये 25%, एक चीज़ इसके साथ और इंक्लूड कर लेना, जो भी प्राइवेट स्कूल होते हैं ना उसमें 25% सीटें गवर्नमेंट के थ्रू है, आपको फ्री में पढ़ाना होता है, एक ये भी शर्त होती है, समझेगा। जो प्राइवेट स्कूल होते हैं तो 25% सीटें हैं, उन्हें बच्चों के लिए रिजर्व रखनी होती है जो गरीब बच्चे होते हैं, और साथ ही साथ उन्हें फ्री पढ़ाना होता है, लेकिन गवर्नमेंट इसका चार्ज देती है, यानी जितनी भी फीस लगेगी वो बच्चों के लिए तो उन्हें सरकार मुहैया कराएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा चरण है शोध, यानी कौन सा चरण शोध क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित होगा। तो ये आपका क्रियात्मक कार्यक्रम का क्रियान्वयन और मूल्यांकन करना, ये रीड 2022 में ही पूछा है जुलाई में पात्रता में, तो इसे कॉपी कर दिया यहाँ पे। नेक्स्ट देखिएगा, यह लाड़ू प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत बालिका के जन्म से लेकर स्नातक पूर्ण करने तक कुल कितने रुपए की आर्थिक सहायता प्रावधान की जाएगी। ये आपने उत्कर्ष का दिया होगा ना प्री मॉडल, उसमें ही पूछा था, तो उसमें 1 लाख रुपए थे, देखना 1 2 से 1 1000 10 लाख, सही है, 1 लाख रुपये हो जाएंगे। एक्चुअली होता क्या है, ये 7 किस्तों में दिए जाएंगे। ठीक है, और इसकी शुरुआत होगी जहाँ हॉस्पिटल में जन्म लिया होगा 2500 रुपये से, और ये चलेंगी कहाँ तक, स्नातक। तो इस प्रकार ये रुपये दिए जाते हैं, 7 किस्तों में दिए जाएंगे। कौन सी योजना है, लाड़ो प्रोत्साहन योजना। ठीक है, इसमें 1 लाख रुपये दिए जाते हैं 7 किस्तों में। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि योगात्मक आकलन के संदर्भ में असत्य बताइएगा। देखिएगा, इसे सुमेलेटिव असेसमेंट बोलते हैं, वर्ष के अंत में होने वाले। देखिएगा, यह शिक्षण प्रक्रिया की समाप्ति पर होता है, ये बात सही है। इसकी प्रगति नैदानिक होती है, ये गलत है, नैदानिक थोड़ी है, इसकी तो जजमेंटल होती है, यानी एक तरह से आपके साथ न्याय कर देगा। कैसे न्याय कर देगा, अगर आपने कम परसेंट रखी यानी 33 से कम तो फेल, और अगर अपर रहोगे तो निश्चित तौर से उसमें परसेंट, यानी एक तरह से ये आपका रिजल्ट दे देता है। तो ये नैदानिक नहीं हो सकता। नैदानिक का मतलब होता है आप बच्चों की कमियों को ढूंढ रहे हैं, कमी नहीं ढूंढी जाती यहाँ पर, तो या फेल और पास का मामला चलता है। बाकी अधिगम का आकलन करता है, ये बात सही है। बाकी वार्षिक परीक्षा का एक यानी वार्षिक परीक्षा एक प्रकार की योगात्मक परीक्षा होती है, ये बात सही है। यानी जो एनुअल एग्जाम होती है ना फेल पास वाली, तो वही है ये। ठीक है, और जो भी एनुअल एग्जाम होती है तो उनके रिजल्ट ही आते हैं, तो वो योगात्मक ही तो हो जाएंगे। यानी सत्य की समाप्ति पर होने वाले जो असेसमेंट होता है वो योगात्मक में आता है। सिंपल सा लॉजिक है, ये गलत हो जाएगा इसमें से 2 नंबर ऑप्शन। जिन्होंने भी भाषा फर्स्ट के रूप में हिंदी चूज की है, हम ये क्वेश्चन करेंगे भाषा फर्स्ट के रूप में थे। ठीक है, 31 से लेकर 35 तक आपको एक गद्यांश दे रखा है, इस गद्यांश को देखिएगा, इसी के आधार पर आपके ग्रामर संबंधी क्वेश्चन बने हैं। देखिएगा, इसमें जो 31 नंबर क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार नहीं पूछा है क्या कि इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है, तो आप देखेंगे तो इसमें से मुहावरा होगा, वो विदेशी शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये प्रतिष्ठा शब्द में संधि कौन सी होगी, इसमें व्यंजन संधि होगी, इसका संधि विच्छेद करेंगे प्रति प्लस स्था, तो इस प्रकार प्रतिष्ठा बनता है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। समाज का विलोम क्या होगा, तो ये हमने माइनर टेस्ट किए थे उसमें था व्यक्ति, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, गद्यांश में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण नहीं है। देखिएगा, गद्यांश में कड़वा, सामंती और छदम ये सभी विशेषण थे, लेकिन संभव नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, किस विकल्प में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है, तो वो हुआ सांस्कृतिक में, सम उपसर्ग हो जाएगा, और इसमें प्रत्यय की बात करें तो 1 लगेगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 36 से लेकर 40 तक आपको ये सेकंड गद्यांश दे रखा है, इसी से संबंधित क्वेश्चन होंगे। 36 नंबर क्वेश्चन कैसे इस प्रकार पूछा है, यही कारण है कि लोग धर्म भीरू हैं, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने की संकोच नहीं करते। रेखांकित पद का अर्थ क्या है, ओवरऑल देखें तो हम कहेंगे भयपूर्वक धर्म का पालन करने वाला, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। लिंग की दृष्टि से भिन्न, सेवा एक स्त्रीलिंग है, बाकी सभी पुल्लिंग हो जाएंगे, ये सभी। ठीक है, धर्म प्रेम समाज ये पुल्लिंग है, और इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर जो सेवा स्त्रीलिंग थी। गद्यांश में निम्नलिखित में से बहुवचन के रूप में प्रयुक्त हुआ है, ओवरऑल देखें तो वो हो जाएगा लोग, ये बहुवचन के रूप में प्रयोग हुआ है। 39 नंबर क्वेश्चन है, भारत वर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है यानी रहा है, रही है, मोस्टली ये अपूर्ण वर्तमान काल की विशेषता होती है। नेक्स्ट देखिएगा, त्रुटि शब्द का बहुवचन होगा त्रुटियाँ। वाक्य विश्लेषण में उद्देश्य के अंतर्गत आएगा, उद्देश्य के अंतर्गत आता है आपका कर्ता, और विधि के अंतर्गत आती है आपकी क्रिया। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आंसर नंबर 1। हम चाय नहीं लस्सी पियेंगे वाक्य है, ये संयुक्त हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, अगर 2 साधारण वाक्य जब जुड़ते हैं कोई कनेक्टिव वर्ड से तो हमेशा ही ये कहते हैं संयुक्त वाक्य होते हैं, लेकिन उसके लिए किंतु, परंतु, लेकिन और इस प्रकार के शब्द होते हैं। लेकिन यहाँ पे तो कोमा लगा हुआ है,
तो एक एक्चुअल में बात ये होती है कि जब दो साधारण वाक्य हो तो मोस्टली वो आपका संयुक्त वाक्य हो जाता है, और वो भी किसी भी कनेक्टिव वर्ड से जुड़ा हो। ठीक है, इस वजह से आंसर हुआ। नेक्स्ट देखिएगा, 3 वर्ष के बाद में मैं जयपुर गया, रेखांकित पद में कौन सा पदबंध होगा। ओवरऑल देखें तो इसमें से हो जाएगा क्रिया विशेषण पदबंध, क्योंकि 3 वर्ष के बाद गया, ये क्रिया की ही विशेषता बता रहा है। 44 नंबर क्वेश्चन है, असंगत विकल्प की चूज कीजिएगा। इसमें से राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। मिट्टी का माधो का मतलब होता है मूर्ख या मूर्ख व्यक्ति एक तरह से, तो इस वजह से ये कल्पना करना नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, असंगत विकल्प कौन सा है। अगर आप देखें सभी को तो 3 नंबर हो जाएगा, क्योंकि निर्देशक चिन्ह कुछ इस प्रकार का होता है, ना कि ये वाला। ठीक है, कंकाली में आटा गीला, लोकांकित का अर्थ होता है मुसीबत पर मुसीबत आना। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हर्बटी उपागम से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। देखिए, इस उपागम के जनक जॉन फ्रेडरिक हर्बट थे, ये बात सही है। इस उपागम में 5 सोपानों का अनुसरण किया जाता है, ये भी बात सही है। यह उपागम स्मृति स्तर के शिक्षण पर आधारित है, ये भी बात सही है। और यह उपागम बोध स्तर के शिक्षण पर आधारित है, ये वाला गलत होगा। बोध का तो मौरीचन का था, ठीक है, मौरीचन का। और बात करें एक और होता है चिंतन के आधार पर, वो आपके हंट का था। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं एक्स्ट्रा। बाकी इनके 5 स्टेप JPPCG है, यानी प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना करना, सामान्यीकरण और अनुप्रयोग। ठीक है, ये 5 स्टेप थे किसके, हर्बट के। इसमें से राइट आंसर 4 नंबर हो जाएगा, जो संबंधित नहीं था। इसमें से सही मिलान करता है गद्य, यानी सही सुविलित करना है तो गद्य से छिड़का सम्मत होगा, मौनवाचन से, रचना से छिड़का होगा संवाद लेखन से, बाकी व्याकरण का हो जाएगा आपके आगमन विधि से, और बाकी पद से छिड़का हो जाएगा रसास्वादन से। इस प्रकार मिलान करेंगे तो ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, खंडान्वय विधि का दूसरा नाम क्या है, इसे प्रश्नोत्तर विधि कहेंगे। द्रुत वाचन यानी द्रुत मौन वाचन का उपयोग क्या होगा, हम कहेंगे मनोरंजन साहित्य के पठन में, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, दी गई शिक्षण विधियों में से लेखन शिक्षण की कौन सी विधि होगी, वो हो जाएगी रूपरेखा अनुकरण विधि। नेक्स्ट देखिएगा, भाषाई कौशलों का सही मनोवैज्ञानिक और स्वाभाविक क्रम क्या होगा, हम कहेंगे पहले सुनेंगे फिर बोलेंगे, पढ़ेंगे फिर लिखेंगे, LSRW, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक निर्माण में विषय सामग्री के स्तरीकरण की सही प्रक्रिया नहीं है। इसमें से अगर देखें सभी को तो इसमें से सही प्रक्रिया नहीं होगी, वो होगी सूक्ष्म से स्थूल। भाषा प्रयोगशाला से संबंधित विशेष कक्ष कौन से होंगे, तो ये सभी हो जाएंगे, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, विद्यार्थियों के सीखने में जो रुक्तियाँ रह जाती है उनके निदान के बाद हमेशा उपचारात्मक कार्य करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता यह सुनिश्चित करती है कि वह पूर्वाग्रह से मुक्त है, तो वो करेगी वस्तुनिष्ठता। ये कह रहा है कि दृश्य श्रव्य सामग्री के संबंध में असत्य कथन बताइएगा। ओवरऑल देखें तो हम ये कहेंगे कि साधन के रूप में प्रयुक्त की जाती है, ये वाला गलत होगा, क्योंकि ये साधन के रूप में प्रयुक्त की जाती है, न कि साधक में। नेक्स्ट देखिएगा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, हम कहेंगे कि इसमें छात्रों की रुचियों व अभिरुचियों को ध्यान में नहीं दिया जाता है, जबकि ध्यान दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा भूभाग में बोली जाने वाली बोली कौन सी है, वो है बागड़ी। किरानी है, ये भीलवाड़ा, टोंक और बूंदी के क्षेत्र में बोली जाती है। हाड़ौती है, ये दक्षिण पूर्व में हाड़ौती के 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारा ये। और देवड़ा बाटी है, ये आपकी सिरोही के जिले वाले क्षेत्र में बोली जाती है। इस प्रकार लेकिन राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। हमीर महाकाव्य के लेखक कौन है, वो हो जाएंगे नैनचंद सूरी। देखिएगा, जिन्होंने भी संस्कृत को सेकंड भाषा के रूप में चूज किया है, हम उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, देखिएगा इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे 61 से लेकर 65 तक ये आपको एक अध्याय दे रखा है, इसी के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिएगा 61 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार को पूछा है आपसे, जैसे कह रहा है नारेस्तु, यानी नारेस्तु से संधि विच्छेद से आता है, यानी जो नारेस्तु है इसमें संधि विच्छेद करना है, इसमें कौन सी होगी, तो नार्य प्लस तु, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, गृह लक्ष्मी अत्र का समास, यानी गृह लक्ष्मी में कौन सा समास होगा, तो वो होगा कर्मधार है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। बाल का नाम अत्र का विभक्ति, यानी नाम आ जाती है मोस्टली, वो पंचमी विभक्ति हो जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा कि विचिंत यानी विचिंत्य अत्र का प्रत्यय, तो हम ये कहेंगे इसमें हो जाएगा अण्यथ प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, वर्तते अत्र का लकार अस्ति, यानी वर्तते में कौन सा लकार होगा, तो इसमें हो जाएगा आपका लट लकार, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगर ध्यान हो माइनर टेस्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था,
ई कराएगा, एक पद्यांश दे रखा है, इसे पढ़िएगा 66 से 70 तक, इसी से संबंधित क्वेश्चन होंगे। जैसे ये कह रहा है शरत प्रसन्नम विशेषणम विशेष्यम चुनता, तो इसमें से जो आपका हमें बताना है क्या और विशेष्य, तो वो होगा सलिलम, ठीक है, सलिलम, इसी में से बताना था हमें पद्यांश से। नेक्स्ट देखिएगा, ये दे रखा है, यही पूछा था ना मैं, शरत प्रसन्नम सलिलम चकास्ती, तो इसमें से सरलता हो जाएगा आपका संज्ञा। नेक्स्ट देखिएगा, चितम अत्र किम लिंगम, यानी जो चितम है इसमें कौन सा लिंग होगा, ये संबंधित हो जाएगा आपका कहीं ना कहीं नपुंसकलिंग में, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, एक है सरसु अत्र का विभक्ति, सरसु में कौन सी विभक्ति हो जाएगी, तो इसमें हो जाएगी सप्तमी। पद्यांशी अस्मिन किन नाम छंद, यानी इस पद्यांश में कौन सा छंद होगा, वो हो जाएगा उपजाति। नेक्स्ट देखिएगा, कस्यापि अत्र का संधि, कस्य प्रसापि सवर्ण दी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, गांव के चारों ओर खेत हैं, यानी गांव के चारों ओर खेत हैं, तो हम जानते हैं अभी तो परिता निक्सा, इसमें द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, तो ग्राम परिता चित्राणी संति, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, शिष्य उपाध्यायन अधीयते, एकांकित पद से शुद्धम से आता, तो इसका बनेगा उपाध्यात, यानी गिरनी के रूप में पंचमी विभक्ति, या अलग होने के रूप में भी पंचमी विभक्ति होती है। सहकार्य करोति, अस्य वाच्य परिवर्तन करता है, इसका वाच्य परिवर्तन करेंगे, 3 कार्य क्रियते, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये फिल इन द ब्लैंक्स, यानी एक सूक्ति दे रखी है, ये पूरी करनी, आत्मन प्रतिकूलानी परिसम न समाचार, ऑप्शन नंबर इसका फिर 2 सही हो जाएगा। एक अगर बिच्छू का फिल इन द ब्लैंक बिच्छा में याचते, तो हम ये कहेंगे इसमें से अगर सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो वो होगा निरुपम, यानी बिच्छू का निरुपम बिच्छा याचते, इस प्रकार हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये आपको स्थान रिक्त दे रखे हैं, ये टाइम दे रखा है, इसे बताइएगा। जैसे 6:30 को हम कहेंगे 7:60, ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, इसमें भी दे रखा है, ये दोनों गलत हो जाएंगे। 7:45 को कहेंगे पादुन अष्ट, ठीक है, पादुन अष्ट करेंगे तो वो सवर्ण धीरे हो गए, पादुन अष्ट बन जाएगा, सही समझ गए ना, ठीक है। सपाट को बोलेंगे सपाद, यानी सपाद अष्ट, यानी सपाद प्लस अष्ट, तो सपाद अष्ट सवर्ण दीर्घ इसमें भी हो गई है। बाकी 11 बजे को तो एकादश कहेंगे, इस प्रकार ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इसका, ठीक है, राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट देखिएगा, 22 अस करते संस्कृत संख्या पदम चुनता, यानी 22 को किस प्रकार लिखा जा सकता है, उसे कहते हैं द्वाविंशति, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसमें तो उचित बताइएगा मिलान करके, अकूर परिचय नाम कंठा, ठीक है, इचुआ नाम तालु, ये उच्चारण स्थान है, ठीक है, रिटूर सा नाम बूर्धा और लतू सा नाम तंता, ये सभी मिलान है, वो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, क्योंकि इनमें सही मिले हुए हैं। नेक्स्ट देखिएगा, एक भाषा शिक्षण कौशल स्वाभाविक क्रमवस्ती LSRW, यही कि सही हो जाएगा, ठीक है, LSRW, यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग और राइटिंग, ये क्रम होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, परंपरागत विधौ कस्मात संस्कारत परम शिक्षा दिए, वो उपनयन के बाद ही शिक्षा ग्रहण की जाती है, यानी परंपरागत संस्कार को, यानी परंपरागत शिक्षा प्राप्त करने के लिए उपनयन को अपनाते हैं, उसके बाद ही शिक्षा ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, प्रोफेसर BB बोकिल महोदय का विधि प्रतिपादित, बोकिल महोदय के द्वारा कौन सी विधि प्रतिपादित की गई थी, वो डायरेक्ट मेथड, जिसे प्रत्यक्ष विधि बोलते हैं। कस्य विधि विकसितम रूपम मूल्यांकन विधि अस्ति, यानी ये कह रहा है कि कौन सी विधि का विकसित रूप है वो मूल्यांकन विधि होगा, तो वो हर्बर्ट पंचपदी का था, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अनुवाद शिक्षण से विधि नास्ती, अनुवाद की कौन सी विधि नहीं है, वो हो जाएगी दंडान में, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें पूछा है अधोलिखितेषु संस्कृत भाषा शिक्षण सिद्धांतम विद्यते, ये सभी हैं आपके संस्कृत का शिक्षण के सिद्धांत हैं। जी कह रहे संप्रेषण किम कर्तव्य, संप्रेषण का मूल कर्तव्य क्या होता है, तो हम ये कहेंगे पूर्ण सज्जा। कई अमूर्त वस्तु संकल्पना मूर्ति भवती, यानी इसमें से ऐसा कौन सी चीज है जिसके द्वारा अमूर्त चिंतन हो सकता है, हो जाएगा चित्र के थ्रू। पाठ्य पुस्तक निर्माण बाह्य पक्ष सिद्धांत है, यानी बाह्य पक्ष का कौन सा एक इसमें से पाठ्य पुस्तक का निर्माण के लिए सिद्धांत होगा, वो होगा आपका मूल्यम। नेक्स्ट देखिएगा, यानी ये है जो पुस्तक निर्माण करते हैं ना, तो उसमें जो बाह्य पक्ष सिद्धांत का मतलब उसकी बाह्य विशेषता बतानी है, जिसमें मूल्य लिखा रहता है, सिंपल सा वो किताब के बाहर ही लिखा होता है। नेक्स्ट है मूल्यांकन कद विधा संति, मूल्यांकन के कितने विध हैं, तो वो हो जाएंगे 2। नेक्स्ट देखिएगा कि मौखिक परीक्षा या प्रकार भवती, तो ये सभी हो जाएंगे, जानता है चिर साक्षात्कार सलाहकार, ये सभी है आपकी एक तरह से मौखिक परीक्षा के प्रकार हो जाएंगे,
उपचारात्मक शिक्षण न भवती, तो इसमें से हो जाएगा छात्राणाम त्रुटि पृथक विज्ञानम, ये आपके उपचारात्मक शिक्षण से संबंधित नहीं है। ओवरऑल हमने सभी क्वेश्चन करने की कोशिश की है। ओवरऑल सभी सरल क्वेश्चन थे, आप आसानी से कर सकते थे। क्वेश्चन किस प्रकार बने वो देख रहे हैं। इसमें से 50 क्वेश्चन तो आपके सब्जेक्ट के आते हैं, 10 क्वेश्चन टीचिंग मेथड, इस प्रकार मिलाएंगे तो 60 क्वेश्चन हो जाते हैं टोटल। ओवरऑल जिन्होंने 10 माइनर टेस्ट, 2 मेजर, 2 फाइनल और साथ ही साथ कलाम 1.0, कलाम 2.0, कलाम 3.0 अगर ये क्वेश्चन देख रखे हैं, उनके इनमें करीबन 50+ मार्क्स बन रहे हैं इस पेपर में। जिन्होंने नहीं किए कोई बात नहीं, आप अब कर लें, यानी मैंने डाल रखे हैं वीडियो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ देखने, आप PDF भी पड़ी हुई है टेलीग्राम पे, आप खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते चलिएगा क्वेश्चन किस प्रकार पूछे हैं। इसमें पूछा है कि निम्न में से कौन सा हड़प्पाई स्थल जो 3 भागों में बटा हुआ है, तो वो था धौलावीरा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 92 इस प्रकार पूछा था कि महाजनपद काल में जो कृषि में आए परिवर्तन थे कौन कौन से थे। पहला था हल्के फाल बनाने में लोहे का प्रयोग किया जाता था। इस काल में धान के पौधों का रोपण भी प्रारंभ किया गया था। इस प्रकार ये कह सकते हैं दोनों ही स्टेटमेंट सही है, क्योंकि हमें सत्य कथन पूछा था, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा ये वाला माइनर टेस्ट में था कि निम्न में से किस शासक का सिल्क रूट पर प्रभावी नियंत्रण था, यानी किन का था, वो कुषाणों का था, यानी कुषाण बोल सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 94 है कि जो अशोक ने राजा बनने के कितने साल बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी, तो ये की थी करीबन कह सकते हैं 8 साल बाद, 8 साल, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 95 क्वेश्चन नंबर है सूत काटने और बुनने के नियमों का उल्लेख किसमें मिलता है, तो ये मिलता है आपके जो अर्थशास्त्र है ना उसके अंतर्गत मिलता है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा प्राचीन काल में श्रेणियाँ थी, यानी श्रेणी था क्या था, तो इसमें था जो शिल्पकार और व्यापारियों का संघ। प्राचीन काल में जो श्रेणी थी वो किससे संबंधित थी, शिल्पकार तथा व्यापारियों का संघ, तो ऑप्शन नंबर 96 का 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा और 97 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछा है कि ये कह रहा है कि जैसे महात्मा बुद्ध के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। इसमें से आपको सत्य कूट बताने हैं। जैसे हम बात करें जो कथन दे रखे उन्हें देखे, तो जैसे ये कह रहा है कि जो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ये बात सही है। बोध गया बिहार में इनका ज्ञान प्राप्त हुआ, ये भी बात सही है। और सारनाथ में पहली बार इन्होंने उपदेश देने की स्मृति में यहाँ पे स्तूप का निर्माण करवाया, ये भी बात सही है। और इनकी मृत्यु को क्या कहते हैं, अश्वम भावी कहते हैं, यानी अवश्य भावी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका फिर ये सभी सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा था कि प्रयाग प्रशस्ति में जो हर्षिल ने समुद्रगुप्त की कितनी तरह के युद्ध की नीतियों का वर्णन किया है, तो वो संबंधित हो जाएंगी आपकी 4, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा मानकित के राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था, तो वो संबंधित हो जाएगा दंतिदुर्ग, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा अब इसमें तो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है, अब देखिएगा आपको, मुझे ही नहीं दिखाई दे रहा तो आपको कैसे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। देखिएगा अब फिर भी मैं कोशिश करूं। 101 क्वेश्चन नंबर ये पूछा कश्मीर में जो कृषि सॉरी ये क्या लिखा, ऋषि के संस्थापक कौन है, चलो छोड़िएगा इसे भी। देखिएगा 102 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछा है जो मुगलों द्वारा चलाई गई जो श्रेणी की व्यवस्था थी वो किस प्रकार की थी, तो ये संबंधित हो जाएगी मनसबदारी है, ये इसी प्रकार का ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, चलो उठाइएगा इसे, देखिएगा 104 से स्टार्ट कर लेते हैं, बाकी नई PDF आएगी तो उसमें देख लेंगे, इन क्वेश्चनों को दोबारा करेंगे क्योंकि अभी CD भी करने हैं क्वेश्चन, हिंदी के भी करने हैं, संस्कृत के, तो उस हिसाब से भी देख लेंगे। नेक्स्ट देखिएगा 104 नंबर दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था, ये मैंने माइनर टेस्ट या मेजर में मिलान में करवाया था, ये क्वेश्चन अगर आपने ध्यान दिया तो ये करवाया था शाहजहां ने, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 105 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार नहीं पूछा है क्या कि अंग्रेजों ने जो मंगल पांडे को फांसी को किस दिन दी, मतलब कौन से दिन में दी थी, वो 8 अप्रैल और 1857 में दी थी, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 106 वो इस प्रकार पूछा है कि ये करें निम्न में से EV रामास्वामी जो नायिका थी इनकी रचना कौन सी थी, तो ये संबंधित हो जाएगी आपकी पेरियार जो चिंता नायिकल, ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। इसने भी गजब की PDF भेजी, देखना क्वेश्चन कैसे टेढ़े भाग रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 107 है कि स्वतंत्रता मेरा जन्म से अधिकार है और मैं इसे लेकर आऊंगा, ये नारा किसने दिया था, ये तो बहुत सिंपल है, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट देखिएगा कि निम्न में से भरतरी का लक की मेरा कहाँ पर लगता है, ये गजब का क्वेश्चन है, राजस्थान जी के भरपूर क्वेश्चन पूछा जाता है, ये अरबर में लगता है। नेक्स्ट देखिएगा वह गिरी दुर्ग जो राजस्थान के प्रथम साके के लिए फेमस है एकमात्र है रणथंभौर,
ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा कि गैर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? गैर नृत्य किया जाता है आपके पुरुषों के द्वारा। नेक्स्ट देखिएगा कांचली, पोमचा, चीर, पटौरी इत्यादि क्या है? तो ये सभी संबंधित हो जाएंगे आपकी महिलाओं के वस्त्र। और ये जब हम आर्ट एंड कल्चर राजस्थान का पढ़ते हैं ना, उसमें ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे हुए हैं, चाहे पटवारी हो, वीडियो या रीट में जो SST होती है उसमें पूछे हुए हैं। इनके अलावा जो राजस्थान में और भी एग्जाम होती है सेकंड ग्रेड वगैरह, वहाँ पे भी पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा जो है 116 नंबर कि जंतर मंतर नाम से वेधशाला किस राजस्थानी शासक के द्वारा बनवाई गई थी? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सवाई जय सिंह के द्वारा, जो जयपुर वाले थे। नेक्स्ट देखिएगा ये है कि ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने और उनकी बैठकों में होने वाले निर्णयों को रिकॉर्ड रखने का कार्य कौन करता है? तो ये संबंधित करेगा सचिव। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए 118 नंबर में पूछा है, ये बुक पूछी है, ये पूछा द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ नेशन। ये पुस्तक किसके द्वारा यानी किसके द्वारा लिखी गई है या लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे लेखक ग्रैनविल ऑस्टिन। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये पूछा है कि संसद में पूछे जाने वाले अतरांकित प्रश्नों के संबंध में कौन सा कथन सही है, वो चयन कीजिएगा। अगर ओवरऑल देखें तो हम ये कहेंगे कि इन प्रश्नों का लिखित उत्तर दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 25 जनवरी को। ये भी क्वेश्चन हमने माइनर और मेजर टेस्ट में किए हैं, अगर ध्यान दिया हो, जिन्होंने भी देखे हैं वो तो इन्हें जान रहे होंगे। हमने ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपके माइनर और मेजर टेस्ट कलाम के किए थे, तो उसमें दे रखे थे। 121 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछा है, एक तरह के केंद्रीय मंत्रिपरिषद के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिएगा। तो हम कहेंगे मंत्री पद पर नियुक्ति के समय है संसद का सदस्य न होने की दशा में उस व्यक्ति के लिए अनिवार्य है कि वो 6 माह के भीतर लोकसभा का सदस्य चुना जाए। यही स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि भीमराव अंबेडकर ने है किस संविधान की आत्मा और हृदय की संज्ञा दी है? तो वो संबंधित दी है आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। सतत विकास लक्ष्य 5 का संबंध किससे है? तो ये संबंधित हो जाएगा आपकी लैंगिक समानता से। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें कह रहा है PC और PND एक्ट है 1994 डील विद, यानी इसके किसका संबंध है इसके साथ, ऐसे बताना है हमें। ये संबंधित हो जाएगा आपका कन्या भ्रूण हत्या से। नेक्स्ट देखिएगा, मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख है किस अनुच्छेद में मिलता है? तो ये मिलता है आपके अनुच्छेद नंबर 167 में। नेक्स्ट देखिएगा, जिला स्तर पर राजस्व जो भी मामले होते हैं उनकी सुनवाई का समझ कौन होता है, यानी किसके सामने की जाती है? तो ओवरऑल देखें तो ये कहेंगे हम जिला कलेक्टर के। तो ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें से थार के मरुस्थल का भाग नहीं है, ये तो राजस्थान ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। ये बिंद कगार क्षेत्र है ना, ये संबंधित नहीं होगा। बाकी गोड़बार होगा, घग्गर का मैदानी प्रदेश होगा और नागौर की उच्च भूमि, ये सभी थार के मरुस्थल के भाग ही माने जाते हैं। जो नहीं होगा वो होगा बिंद कगार। नेक्स्ट देखिएगा, चिकलबास बांध कहाँ पर है? ये हमने माइनर टेस्ट या मेजर में किया था, आपको मालूम होगा, ये आड़ नदी पर है। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान राज्य वन नीति 2010 में राज्य की संपूर्ण भूभाग के कितने प्रतिशत भाग को वृक्षा आच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया था? ये कुछ चाहिए 20% रखा गया था। नेक्स्ट देखिएगा कि निम्नलिखित में से एक तरफ दुखाने दूसरी तरफ जिले हैं, इसमें से असुमिलित है उसे गलत है वो चूज करना है। जैसे बोलिस्टाइन है, ये सिरोही अजमेर में पाया जाता है, ये बात सही है। बाकी रॉक फॉस्फेट है जैसलमेर बांसवाड़ा में, ये सही है। तांबा है अरवर और सीकर, ये भी सही है। लेकिन अब्रक है वो बीकानेर नागौर, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से जो गरासिया जनजाति का निवासी स्थान कहाँ पे है? अगर ओवरऑल देखें ना निवासी, अगर हम गरासिया की बात करें तो ये दे रहती हैं आपकी ये संबंधित हो जाएंगी आबू रोड और आपकी पिड़वाड़ा सिरोही में, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा है ये वाला। नेक्स्ट देखिएगा, सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह कौन सा है? ये सूर्य है यानी सन है, सन से यानी नजदीक है बुध, बुध के बाद आता है शुक्र, शुक्र के बाद क्या आती है अपनी पृथ्वी आती है, तो पृथ्वी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, उष्णकटिबंधीय चक्रवात पश्चिमी प्रशांत महाकाश में प्रशांत महासागर, उसके उपनाम क्या है या किस नाम से जाने जाते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। तो वो हो जाएगा आपका और टोरिनो को कहा जाएगा, टोरिनो या टाइफून कहा जाएगा, और इसे कहा जाएगा फिर टाइफून ही कहा जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। प्रशांत महासागर में, ठीक है, यही हो जाएगा, टाइफून हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, 134 नंबर क्वेश्चन है कि प्रमुख यामोत्तर कौन सी होती है? तो ये भी हमने कलाम जो प्री है या मेंस में की थी, आपको मालूम होगा 0 डिग्री देशांतर होता है, यानी ये कलाम के पूछे हुए क्वेश्चनों में से ये डाल दिए, बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें।
इस वजह से टंटी जलदारा नहीं है, ये भी क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर रखा है, वो हो जाएगी क्रोसियो, बाकी सभी टंटी हो जाएंगी। नेक्स्ट देखिएगा जो 136 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार नहीं पूछा है कि पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसकी कच्ची सतह से कितनी डिग्री की कोण बनाती है, तो वो बनाती है आपकी 66.5 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा वायुमंडल की कौन सी परत में ओजोन गैस पाई जाती है, तो वो हो जाएगा आपका समताप मंडल जिसे स्ट्रेप्टोस्फीयर कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये भी हमने कलाम के माइनर टेस्ट में कर रखा है। वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है, ये भी अभी मैंने कल परसों ही पेपर डाला था, आपको ध्यान होगा, उसमें ये कराया था, शायद माइनर टेस्ट 9 था या 10 था, उसमें करवाया है, तो ये हो जाएगा अब केंद्र, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 139 है, वो कुछ इस प्रकार पूछा है कि मेघालय पठार पर स्थित विभिन्न श्रृंखलाओं के पूर्व से पश्चिम व्यवस्थित क्रम की पहचान कीजिएगा। ये हमने ऑलरेडी क्वेश्चन कर रखा है, इसमें हो जाएगी जयंती या काशी और गारो, यही क्रम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा एक तरफ सूची फर्स्ट और सेकंड मिलान करनी, एक तरफ तो वन दे रखे हैं, दूसरी तरफ प्रमुख वृक्ष दे रखे हैं, इन वनों में कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, कुछ इसी प्रकार का ये क्वेश्चन है। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो देखिएगा हम ये कहेंगे जैसे टुंड्रा वन है, ये पाए जाते हैं, इसमें यानी टुंड्रा वन होते हैं, उनमें कौन कौन से प्रमुख वृक्ष पाए जाएंगे या पेड़ पाए जाएंगे, एक तो मॉस, लीचन, घास। सेकंड अल्पाइन की बात करें तो अल्पाइन में पाए जाते हैं जैसे सिल्वर पर, जो आपकी जूनिपर, और बाकी मैग्रोव तो आपके यहाँ पे पाई जाती है पश्चिम बंगाल में, तो निश्चित तौर से सुंदरी और एकार वृक्ष मिलेंगे। शंकुधारी मिलते हैं जो जैसे साइबेरिया या आपकी जैसे रूस हो गया उस क्षेत्र में, यानी इसमें पेड़ मिलते हैं स्प्रूट और चीड़ के, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा ये पूछ रहा है कि जो जनगणना 2011 के आधार पर भारत में नगरीय जनसंख्या का अनुपात कितना था, ये आपके भारत के अकॉर्डिंग पूछा है ना, तो ये था आपका 31.80%। नेक्स्ट देखिएगा अब यहाँ से आगे जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो टीचिंग मेथड के आ रहे हैं, हालांकि एक चीज ध्यान रखना, इसमें 52 क्वेश्चन तो आपके सब्जेक्टिव पूछे हैं और 8 क्वेश्चन टीचिंग मेथड के। प्राथमिक शिक्षण की सफलता का मुख्यतः निर्भर करती है, ये टीचिंग मेथड हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये होगी समस्या के कारणों की सही पहचान करना। हालांकि समस्या के कारणों की सही पहचान करना ये तो फिर उसमें आता है निदानात्मक में, लेकिन कभी कभी आपको लैंग्वेज एक जैसी हो जाती है उपचारात्मक शिक्षण की और निदानात्मक की, क्योंकि निदानात्मक होगा उसके बाद ही हम उपचार करेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, हम ये भी पढ़ते हैं कि जो निदानात्मक होता है वो समस्या की पहचान करता है, तो ये तो निदानात्मक से संबंधित हो जाएगा परीक्षण से। बाकी समस्या के कारणों की सही पहचान करेंगे तो फिर हम उपचार में चले जाएंगे, ऐसे भी याद रख सकते हैं। हालांकि ऐसा लगता है कि निदानात्मक की परिभाषा है। नेक्स्ट देखिए 143 से परीक्षण की वैधता का तात्पर्य क्या होता है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार कर चुके हैं, परीक्षण की शुद्धता से संबंधित होगा। और जो प्राप्त अंकों की बारंबारता, ये विश्वसनीयता हो जाएगी। प्राप्त अंकों की एक रूपता, ये भी कहीं ना कहीं विश्वसनीयता है। विद्यार्थी में विविधीकरण, ये अलग ही होता है, परीक्षण की वैधता होती है, यानी परीक्षण की वैधता का तात्पर्य है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बाकी मैंने बताने की कोशिश की, प्राप्तांकों की बारंबारता विश्वसनीयता, प्राप्तांकों की एक रूपता, ये भी विश्वसनीयता की विशेषता हो जाएगी। विद्यार्थी में विविधीकरण, ये आपका जो परीक्षण होते हैं उनमें एक अच्छे परीक्षण की विशेषता मानी जाती है, विद्यार्थियों में विविधीकरण होना। नेक्स्ट देखिएगा WW के आविष्कारकर्ता कौन है, जैसे वर्ल्ड वाइड वी बोलते हैं, तो ये संबंधित हो जाएगा टिम बर्नर्स ली से, तो ऑप्शन नंबर इसका कह सकते हैं 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा औपचारिक और अनौपचारिक वर्ग योजना किस विधि के अंतर्गत आते हैं, तो ये संबंधित हो जाएंगे आपके समाज यानी सामाजिक अभिव्यक्ति विधि भी बोल देते हैं इसे। देखिएगा 140 नंबर कुछ इस प्रकार पूछा है कि आनुभाविक साक्ष्य का निम्नलिखित में से प्राथमिक स्रोत कौन सा होगा, तो वो हो जाएगा ऑब्जर्वेशन, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि जो प्रायोजना कार्य में थॉर्नडाइक के सीखने के किस नियम का पालन होता है, तो जो प्रोजेक्ट मेथड होती है ना उसके अंतर्गत थॉर्नडाइक के मुख्य नियम 3 हैं, तो उन सभी का उपयोग होगा, तत्परता, प्रभाव, अभ्यास, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये माइनर टेस्ट में ऑलरेडी हम कर चुके हैं, माइनर या मेजर में किसी में कर चुके हैं, आपको ध्यान होगा। ये कुछ ना कुछ इस प्रकार के किसी क्षेत्र के प्रशासनिक विभाजन जैसे देश, राज्य या जिले की सीमा को दर्शाने वाले मानचित्र कहलाते हैं, उन्हें राजनीतिक मानचित्र कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा एक निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक अध्ययन की नवीन अवधारणा होगी, वो होगी अंतर्व्यवसायिक अध्ययन। और देखिएगा जो SST के क्वेश्चन में हमसे कुछ क्वेश्चन छूट रहे थे वो देख लीजिएगा। जैसे तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरूर अभिलेख में जानकारी प्राप्त होती है, तो हम कहते हैं वो ब्राह्मण के सभा के संगठन की जानकारी मिलती है। एक ये भी क्वेश्चन छूट गया था कि कश्मीर में जो ऋषि पंथ के संस्थापक कौन थे, वो हो जाएंगे आपके निजामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा
निम्न में से मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था कौन सी थी? वो थी मनसबदारी। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में नदियों की तुलना किससे की गई है? तो वो की गई है आपकी ये किससे की गई? घोड़ों और गायों से। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। बाकी ये क्वेश्चन तो हमने कर ही लिए थे और ये भी कर लिए थे, तो ये सभी हमने कर लिए थे। और तो बाकी जो दिखाई नहीं दे रहे थे उस वजह से हमने वो क्वेश्चन किए थे। बाकी इसमें और उसमें भी इसी प्रकार का दिखाई दे रहा था। तो ओवरऑल हमने बाकी क्वेश्चन तो कर ही लिए थे। ठीक है, जो रह गए थे मैंने बता दिए।